हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आदिल और आप हैं हमारे चैनल इनफॉर्मल एजुकेशन पर। पिछले 4 वीडियो में हमने सन 2016 और सन 2017 का पेपर सॉल्व कर लिया था। ये सारे पेपर डीएलएड थर्ड सेम के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के हैं। आज इसी क्रम में हम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके 30 क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं एस स्टीवेंस, स्टीफन एन कोरे, जीसी हेल्मस्टेटर और ब्रंटफील्ड। तो इसका आंसर होगा बी। कई बार आ चुका है, मैंने कई बार बताया भी है कि क्रियात्मक शोध का नाम जहाँ भी आए तो स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ कब हुआ? 2009, 2010 या 2008 या 2011? तो आंसर होगा आपका ए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो आरंभ हुआ वो 2009 में हुआ। और किसके द्वारा हुआ, इसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी और राज्य के बोर्ड के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक का प्राप्त करना है, क्या है? मापन है या मूल्यांकन है या परीक्षण है या उपलब्धि है? उपलब्धि तो बिल्कुल नहीं होगा, परीक्षण भी नहीं होगा। अब मूल्यांकन और मापन में बताइए। तो अंक प्राप्त करना यानी कि अंक प्रदान करना, और अंक किस में प्रदान करते हैं? मापन में। किसी भी चीज़ को अंक देना ही मापन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मापन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई। तो इसका जवाब तो किताब में भी नहीं है, इसका आंसर होगा सी। 1956 में ब्लूम की पहली किताब आई थी, जिस किताब का नाम हम रटवाते आए हुए हैं आपको, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो उसी किताब में ये टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है ए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बी एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, सी इम्प्रूव एजुकेशन या डी टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो जो पहला ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन की बुक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। ये चार्ल्स डार्विन की बुक है। और जो प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है उसका नाम है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। देखिए ये आधा अधूरा नाम है, पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो आंसर आपका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं, कौन से हैं? उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रतिविज्ञान प्रश्न, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। देखिए प्रश्नों के प्रकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था प्रश्नों के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? निबंधात्मक, वास्तुनिष्ठ और लघु उत्तरी। तो जो निबंधात्मक है वो भी कई प्रकार के होते हैं और वास्तुनिष्ठ भी कई प्रकार के होते हैं। ये तीनों पुनः स्मरण प्रश्न, प्रतिविज्ञान प्रश्न और बहुवचन वाले प्रश्न, ये तीनों जो हैं ये निबंधात्मक के नहीं है, ये वास्तुनिष्ठ के हैं। और जबकि उदाहरणार्थ जो प्रश्न होते हैं जिसमें उदाहरण देना होता है वो निबंधात्मक प्रश्न में आता है, यानी कि इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7। वास्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, कौन सी? समय की मितव्ययिता, फलांकन में सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो समय की मितव्ययिता तो होती है, फलांकन में सुगमता भी होती है, बहुत आसानी से कापी जांची जाती है वास्तुनिष्ठ परीक्षा वाली। उसके बाद पाठ्यक्रम की व्यापकता, बिल्कुल ये भी होगा। रचना एवं प्रशासन की सुगमता नहीं, जब भी वास्तुनिष्ठ परीक्षा बनाई जाती है तो रचना एवं प्रशासन में बहुत ही कठिन होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी दिए जाते हैं, पिछले पेपर में हमने बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। समस्या हमारी और हल भी हमारा। जैसे आपने याद किया था कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, वैसे भी ये स्टेटमेंट एकदम रट लीजिए, वो स्टेटमेंट रास का था। और ये स्टेटमेंट कहाँ से जुड़ा है? समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो ये क्रियात्मक शोध का नारा है कि जो समस्या होगी वो हमारी है तो हल भी हमारा ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव और अधिगम अनुभव। तो क्या पूछा? शैक्षिक मूल्यांकन का अंग। मूल्यांकन के 3 अंग होते हैं, आगे क्वेश्चन में आया है, जिसमें से एक अंग होता है अधिगम अनुभव। अभी आगे क्वेश्चन में आएगा
हम आपको बताएंगे 3 अंग कौन कौन से होते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की परिकल्पना होती है, क्या होती है? समाधान के पूर्व अनुमान, समाधान के बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, या कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो समस्या जब आती है तो उसका निदान करने के लिए हम अनुमान जो लगाते हैं वही उसका परिकल्पना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे तो साइंस लग रहा है, विज्ञान से, लेकिन किताब में गणित दिया हुआ है तो आप गणित पे ही जा सकते हैं और इसका आंसर सही मिल जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हेल्मस्टेडर का, एस.एस. स्टीवन का, बर्ट्रैंड रसेल का, या वुंड का? तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको याद करने पड़ेंगे। इसका आंसर है बी, एस.एस. स्टीवन का। ये भी फेमस स्टेटमेंट है इनका कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्या करना? अंक प्रदान करना, ये याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं कौन कौन से? जो शिक्षा के उद्देश्य उनके कौन कौन से अंग हैं? बालक है, बिल्कुल, समाज है, हाँ होता है, और विषय वस्तु यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो जब कौशल की बात कर रहा है यानी कि क्रियात्मक क्षेत्र, नो डाउट। जब ज्ञान की बात करें तो ज्ञानात्मक क्षेत्र, भाव की भावात्मक क्षेत्र, और जब कौशल की बात कर रहा है तो क्रियात्मक या कौशलात्मक क्षेत्र। और लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार, अनुप्रयोग। ये भी क्वेश्चन ब्लूम की टेक्सोनॉमी से ही है। इसका आंसर हो गया सी। आंसर यहाँ पे नीचे आपके दिए हुए हैं। अब चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न पे। सबसे पहला प्रश्न जो अति लघुत्तरी का है, क्वेश्चन नंबर 16, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? तो उत्तर है समस्या हमारी और हल भी हमारा। एकदम रट लीजिए अच्छे से, समस्या हमारी और हल भी हमारा, बहुत आसान है। ये क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र या नारा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन से हैं? अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन में आएगा। तो देखिए 3 अंग होते हैं, शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव, या इसी को अधिगम क्रिया कहते हैं, और तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन। अब इन तीनों को क्यों मुख्य अंग कहा जाता है इसको समझने के लिए नीचे एक स्टेटमेंट है नोट में। क्या है कि बालक शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है, और अधिगम क्रिया करता है। क्या करता है? उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिगम क्रिया करता है। यही अधिगम क्रिया यानी कि सीखने के अनुभव। और क्या है? जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। किसमें? व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। तो तीनों पॉइंट आ गए। बालक क्या करता है? शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय जाकर अधिगम क्रियाएं करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। यहाँ सही कर लीजिएगा, मात्रा गलत हो गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्रियात्मक शोध के चरण क्या है? इस पर ज़्यादा बात ही नहीं करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में भी आया, 2017 में भी आया। 2016 की वीडियो से आप इसको देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला, समस्या के क्षेत्र का चयन, समस्या का निर्धारण, कारणों के संदर्भ में समस्या का विश्लेषण करना, उद्देश्य की पहचान, क्रियात्मक परिकल्पना की तैयारी, कार्य योजना का निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, आंकड़ों का विश्लेषण, परिणाम या निष्कर्ष, और प्रतिवेदन। ये तो आपको याद ही हो गया होगा और लगातार तीसरी बार भी पूछा है, तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 19, सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन एनसीईआरटी एवं राज्यों के बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई। इसके बारे में तो बता ही दिए थे, कब हुआ था? 2009 में। 2009 में इसको शुरू किया गया था। नोट क्या है कि 2010 में एनसीईआरटी ने क्या किया? इसी को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक में संशोधन कर दिया, और इसके अनुसार एक शैक्षणिक सत्र को 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया। उसी के बाद से सेमेस्टर का प्रचलन हुआ। प्रत्येक सेमेस्टर में क्या था? 2 संरचनात्मक आकलन और 1 योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया गया। आपको लिखना बस इतना ही है, ये जो ऊपर वाला है। ये नोट इसलिए दिया गया है कि कभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाता है इसमें से, तो आप कर ले जाएं। फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार बताइए। लिटरली तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा शॉर्ट में आया हुआ है।
देखिए कौन कौन से होते हैं, टोटल 10 प्रकार इसमें बताए गए हैं। पहला है वर्णात्मक, दूसरा व्याख्यात्मक, तीसरा विवेचनात्मक, चौथा उदाहरणार्थ, पांचवा तुलनात्मक, छठवां आलोचनात्मक, सातवां विश्लेषणात्मक, आठवां परिभाषात्मक, नौवां वर्गीकरणात्मक और 10वां रूपरेखात्मक। देखिए ये जो प्रकार हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा ही देता है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा प्रश्नों के प्रकार, और दूसरा सेपरेट लेक्चर जो मेरा होगा वो ब्लूम टेक्सोनॉमी पे होगा, क्योंकि उसमें से भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता है। वो सारे कंपटीशन एग्जाम और आपके बीटीसी एग्जाम के लिए यानी कि 3rd सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही योगात्मक मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में बात हुई थी। बस योगात्मक मूल्यांकन का दूसरा नाम है आकलित मूल्यांकन। देखिए आंसर देख के मत डरिए कि इतना बड़ा आंसर है, ये आंसर इतना बड़ा हमको लिखना है। इस बार एक्स्ट्रा शॉर्ट में पूछा है, अगली बार या आपके एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा, तो उसके लिए आपको तैयारी तो करनी है। इसीलिए हमने क्या किया है कि इसका आंसर शॉर्ट में दिया है। अगर आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट में पूछता है तो ऊपर वाला जो पैरा है सिर्फ इतना, इसको आप लिख दीजिएगा, और अगर शॉर्ट में पूछता है 2 नंबर में पूछता है तो आप पूरा लिख दीजिएगा। चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं क्या है, कि इससे योगात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है, ये तो हमने बता दिया। फिर क्या है, इस प्रकार की परीक्षा में जब छात्र सभी इकाइयों के अलग अलग संरचनात्मक मूल्यांकन कर लेता है तो अंत में उन्हें एक परीक्षण दिया जाता है जिसमें सभी इकाइयां या उनके कुछ अंश शामिल होते हैं। इसे आकलित मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि पहले क्या होता है, यूनिट टेस्ट होते हैं, हर यूनिट के अलग अलग, फिर क्या होता है सभी यूनिट को मिला के एक इकट्ठा परीक्षा कराया जाता है जिसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। चलिए फिर देखें क्या लिखा है, कि इसे अधिगम का मूल्यांकन भी कहते हैं। ये तो हमने बताया था आपको कि अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम के लिए मूल्यांकन, जब संरचनात्मक होगा तो अधिगम के लिए मूल्यांकन, और जब योगात्मक होगा तो अधिगम का मूल्यांकन। इसके बाद क्या है कि इसका उपयोग क्या करते हैं, शिक्षा नीति, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री या मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की जांच हेतु किया जाता है। मतलब जो शिक्षा नीति है, पाठ्य वस्तु है, शिक्षण विधि है, शिक्षण सामग्री है या मूल्यांकन विधि, ये सही है कि नहीं है, इससे निश्चय क्या लिया जाता है कि इनमें बदलाव करना है या इन्हें ऐसे ही रखना है। इसका उपयोग है किसका, योगात्मक मूल्यांकन या आकलित मूल्यांकन का यही उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है। 2016-2017 दोनों बार पूछा हुआ है। शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय स्थापित शिक्षा प्रणाली में नए व्यवहार एवं नए विधियों एवं रीतियों का समावेश करना है। सिंपल है, हो गया। फिर है उत्तम परीक्षण की विशेषता बताइए। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा है, 2017 में भी इसका कुछ पार्ट आया हुआ था। क्या है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, मितव्ययिता, सुगमता, भाषा, उद्देश्यपूर्णता, उपयोगिता, ग्राह्यता आदि। इसको हमने शॉर्ट में भी किया हुआ है, एक्स्ट्रा शॉर्ट में भी किया हुआ है, तो जितना आपको याद होगा आप लिख देंगे। फिर है क्वेश्चन 24, मापन के प्रकार बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने प्रकार के होते हैं मापन, निम्न 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक या सामान्यीकृत मापन, भौतिक या निरपेक्ष मापन और इप्सेटिव मापन। तो जो मानसिक मापन होता है जिसमें गुणों का मापन करते हैं, जैसे बुद्धि का मापन करते हैं, व्यक्तित्व का मापन करते हैं, ये सारे किस में आते हैं, मानसिक मापन में आते हैं। जैसे अमूर्त चीज का मापन करना, जो चीज़ें हमें मूर्त रूप में नहीं दिखाई दे रही है उनका मापन, जैसे बुद्धि अमूर्त चीज़ है, व्यक्तित्व सामने नहीं दिख रहा है उसका मापन कर रहे हैं। और दूसरा है भौतिक या निरपेक्ष मापन, जिसमें हम वजन नाप रहे हैं कि 10 किलो 20 किलो या फिर किसी की लंबाई नाप रहे हैं, तो ये किस में आएगा, भौतिक मापन में। और इप्सेटिव, ये कैटल महोदय का दिया हुआ है, कैटल तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी इन्हीं का दिया हुआ है। इन्होंने इप्सेटिव मापन का नाम दिया था सबसे पहले। इप्सेटिव मापन क्या होता है कि इसमें आपको वरीयता देनी होती है। जैसे 4 सब्जेक्ट आपको दे दिया, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय और कोई एक सब्जेक्ट जैसे अंग्रेजी। अब आपसे कहा गया आप अपना जो भी सबसे फेवरेट है उसको वरीयता क्रम में लगाइए। जो सबसे फेवरेट है उसको पहले नंबर पे, फिर उससे कम जो है उसको दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे, फिर चौथे पे। तो जो ये वरीयता क्रम है इसमें आप बंध जाते हैं कि आप जिसको पहला दे देंगे वरीयता, वो हम उसके अलावा किसी और को पहला वरीयता नहीं दे सकते।
इस तरह का जो मापन होता है वो इप्सिटिव मापन में आता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या है? कितनी समय अवधि होती है क्रियात्मक शोध की? 10 से 15 दिन की। आपकी कोई भी समस्या है उसको 10 से 15 दिन में उसका निदान हो जाना चाहिए। फिर है अगला क्वेश्चन, विश्वसनीयता किसे कहते हैं? 2016 में भी है, 2017 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। विश्वसनीयता, यदि किसी परीक्षण उपकरण को एक ही समूह में 2 बार प्रयोग किया जाए तो उनके अंकों में अंतर ना हो तो परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है। ये भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के बच्चों का किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण किसका किया जाता है? समस्याग्रस्त बालकों का। जो बालक समस्या से ग्रसित है उसका निदानात्मक परीक्षण होगा। क्यों? क्योंकि उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जा सके। और ऐसे बच्चे हों जो किसी विशेष विषय में कमजोर हों तो उनका भी निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। फिर है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं? देखिए, पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं दुर्बलता को दूर करना। मतलब सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि उनको पढ़ने में जो भी दिक्कत आ रही है उसको दूर किया जाए। फिर है छात्रों को भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से दूर रखना। मतलब भविष्य में जो भी कठिनाई आने वाली है उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके उसको दूर कर दिया जाए। फिर है विद्यार्थियों में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनको ऐसा उपचार किया जाए कि वो पढ़ाई के करीब आ जाए, उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। फिर है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को जन्म देना। देखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं वो ज़्यादा कटे कटे से रहते हैं, वो भागते हैं पढ़ाई से, तो उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। तो उनमें आत्मविश्वास को जगाना, ये भी उद्देश्य है किसका? उपचारात्मक शिक्षण का। फिर है छात्र की व्यक्तिगत कठिनाई को दूर करना। फिर अगर छात्र है कोई, उसकी व्यक्तिगत कठिनाई है कि उसको सुनाई कम देता है या उसको बातें समझ में नहीं आती हैं या उसकी मातृभाषा कोई दूसरी है, तो इस तरह की कठिनाई हो जो उसकी व्यक्तिगत हो उसको भी दूर किया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? दक्षता आधारित मूल्यांकन, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है जिससे क्वेश्चन बहुत बार बने और बन सकते हैं। क्या है? दक्षता आधारित मूल्यांकन किसी बालक का न्यूनतम अधिगम स्तर का आकलन होता है। ये वर्ड तो एकदम याद कर लीजिए, न्यूनतम अधिगम स्तर। क्या होता है न्यूनतम अधिगम स्तर? न्यूनतम अधिगम स्तर का अभिप्राय न्यूनतम अधिगम से है जो किसी बालक के आयु स्तर पर उसे अवश्य आने चाहिए। जैसे अगर 10 साल का बालक है तो उस आयु स्तर पर उसको क ख ग घ आना ही चाहिए, उसको ABCD आना चाहिए, उसको 100 तक गिनती आने चाहिए, उसको कहाँ तक पढ़ना आना चाहिए, 2 अक्षर वाले शब्द आने चाहिए, 3 अक्षर वाले शब्द आने चाहिए, मात्रा आनी चाहिए। ये सब उसका न्यूनतम अधिगम स्तर है। तो उस न्यूनतम अधिगम स्तर तक उसको आना ही चाहिए और इसी को अधिगम दक्षता की संज्ञा दी जाती है। इसको रेट से इसलिए किया है कि अधिगम दक्षता अगर पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यही है न्यूनतम अधिगम स्तर को ही अधिगम दक्षता कहते हैं। तो समझ में आया बात? फिर से एक बार देख लेते हैं कि दक्षता आधारित मूल्यांकन किसी बालक का न्यूनतम अधिगम स्तर का आकलन होता है कि बालक कम से कम जितना उसको आना चाहिए कम से कम कितना सीखा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं? तो ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर होते हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। कई बार हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 6 होते हैं। भावात्मक पक्ष में भी 6 होते हैं और कौशलात्मक में भी 6 होते हैं। हम आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी का वीडियो जरूर बना के देंगे, उसको आप अच्छे से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर आपको याद नहीं होता है तो उसके लिए भी मैं ट्रिक प्रोवाइड करूंगा कि आपको इजली याद हो जाए। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है तो इसमें आप फिगर बना सकते हैं। कैसा फिगर? एक ट्राइंगल वाला बना के ऐसे करके बांट दीजिए और नीचे हो जाएगा ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और सबसे ऊपर मूल्यांकन। इसमें लिख दीजिए सबसे निचला स्तर जो होता है ज्ञान, उससे ऊपर होता है बोध, फिर होता है अनुप्रयोग। इस तरह से फिगर बना लीजिए। या फिर जो ठाकुर की बुक में फिगर है ये वाला, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, ये भी फिगर बना लीजिए। क्योंकि फिगर की अगर 1% भी संभावना बनती है किसी क्वेश्चन में तो आप जरूर बनाइए, आपको पूरा नंबर मिलेगा, जरा सा भी नंबर नहीं कटेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले 10 लघु त्रि प्रश्नों को जो इसी वर्ष के होंगे 2018 के।
इसके बाद हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, फिर हम समावेशी शिक्षा पे चले जाएंगे। और जो वीडियो की बात हमने की है ब्लूम टैक्सोनॉमी और प्रश्नों के प्रकार, ये दोनों वीडियो आपको इसी के बीच में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।